हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नो आज के इस वीडियो में पीएसआईआर डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 34 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उन आंसर के अप्रोचेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, दैट रिलेट्स टू पेपर 2 सेक्शन ए। तो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सिलेबस पर हम आ चुके हैं। अब हम यहां से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिफरेंट फीचर्स को समझेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट एज अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। Analyze the modern theories of political economy approach in comparative politics in this regard। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पहला चीज तो डेवलपमेंट एज अंडर डेवलपमेंट, और दूसरा डिपेंडेंसी थ्योरी जो होता है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि इन दोनों ही चीजों से आप क्या समझते हैं, इन दोनों ही टर्म से आप क्या समझते हैं। इसके पर्सपेक्टिव में हमें जितने भी मॉडर्न थ्योरीज हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के, ध्यान रखना है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है, उन सब चीजों को यहां पर डिस्कस करना है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पर सिंपली आपसे दो डिफरेंट पार्ट्स में पूछा गया है कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस क्या क्या हैं, किस तरीके की थ्योरीज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में यूज होती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते समय सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के बिगर पिक्चर को लेकर आना है। ये क्वेश्चन किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहा है? दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइट। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एग्जैक्टली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है। तो देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है या फिर सिंपल कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। नाउ कंपेयर करना है टू वन फॉर्म ऑफ पॉलिटी विद सेकेंड फॉर्म ऑफ पॉलिटी। मतलब एक पार्ट ऑफ पॉलिटी को सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलिटी के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो दूसरे के अंदर नहीं है, फिर दूसरे के अंदर कुछ बुराइयां हैं जो पहले के अंदर नहीं है। तो एक दूसरे से सीख करके यहां पर बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम को बनाने का एक कोशिश की जाती है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जैसा नेम से पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स के अलग अलग स्फीयर्स को यहां पर कंपेयर किया जाता है और उसके बाद उसको समझा जाता है और ट्राई किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने का कि किस तरीके से हम पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर तरीके से ढाल सकते हैं। ना इसके अंदर देखो, अलग अलग टाइप के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉज होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके इंपैक्ट्स होते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और देन उसकी वैल्यू को यहाँ पर नरिश किया जाता है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर चेरिश किया जाता है। आई होप सबसे पहले आप ये समझ गए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन करेंगे। आप बताएंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, क्यों ये पॉलिटिकल जो हमारा साइंस का जो पार्ट है उसके अंदर क्यों हम आफ्टर ऑल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज डन। अब हम आते हैं बॉडी पार्ट के ऊपर। देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ साथ में क्वेश्चन का जो मेन थीम है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की तरफ भी टिल्टेड है, राइट। अब हमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के बारे में बताना है। वी हैव टू टेल कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा सोशल साइंसेस है, जिस सोशल साइंस का एक पार्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, उसी पॉलिटिकल साइंस का एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच। देखो, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है उसमें हम अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स, देन गवर्नमेंट्स, देन पब्लिक, इन सब चीजों को आपस में रिलेट करते हैं। इन सब चीजों को आपस में एक सिंगल सब्जेक्ट में जो पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। तो सिंपल शब्दों में समझे तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेन मतलब ये होता है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जो अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज है जो कि फाइनेंशियल मैटर से डील करती है, जो मनी रिलेटेड मैटर से डील करती है, उसको हम किस तरीके से रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, यही पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेन एरिया ऑफ स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें फाइनेंशियल थ्योरीज के बारे में बात करें तो क्या हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझ सकते हैं, कैपिटलिज्म, फिर आप सोशलिज्म को समझ सकते हैं, आप कम्युनिज्म को समझ सकते हैं, राइट। ये सब क्या है, ये अलग अलग तरीके के मार्केट मार्केट ओरिएंटेड स्टेट्स की मतलब फॉर्म है, राइट। कैपिटलिस्ट मार्केट वो होता है जहां पे मार्केट के पास फ्री हैंड होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होता है जहां पे स्टेट के पास मतलब रिसोर्स से कंट्रोल होता है, कम्युनिस्ट मार्केट होता है उसके अंदर स्टेट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही एक्सेस लेवल पे होता है। तो पॉइंट इज, ये कुछ अलग अलग तरीके के मार्केट लेड मतलब सिस्टम है जो कि हमारे सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। सो इसी चीज को एक्चुअली हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच समझने की कोशिश करता है एज टू हाउ ये जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। ठीक है, देखो
अभी जो आप एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स पहले नहीं हुआ करता था। ये इकोनॉमिक्स पहले एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमी हुआ करता था। इसी पॉलिटिकल इकोनॉमी को अभी सिंपलर वर्ड्स में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और जितने भी आप स्कॉलर्स देखते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, फिर जे.एस. मिल हो गए, फिर रूसो हैं, ये सब के सब एक्चुअली ये सब एक्चुअली पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ही तो है, जिन्होंने अपने अपने थ्योरीज को इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के साथ रिलेट करने की कोशिश की और दोनों को साथ में लेकर के एक सिंगल अप्रोचेस प्रोवाइड किए। राइट? तो अगर मैं फिर से आपको एक सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी को ये डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसा सोशल साइंस का पार्ट है जो कि इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम इन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन को डिराइव करता है, एक इंटरकनेक्शन बनाता है। मतलब एक सोसाइटी के अंदर जितना भी इकोनॉमिक अप्रोच है और जो सोसाइटी के अंदर का पॉलिटिकल प्रोसेस है, दोनों को साथ में लेकर आता है, दोनों को इंटर रिलेट करने की कोशिश करता है। उसी को हम कहते हैं कि दैट दिस इज पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। अब देखो, अब हम हल्का सा पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के डीप में जाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच काम कैसे करता है। तो देखो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच जो है वो अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग कल्चर्स को, नेशंस को, स्टेट्स को, इन सबको अलग अलग हायरार्कीज में डिवाइड करता है, हायरार्कीज में रखता है कि जो हर एक कल्चर है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज हैं, ये लोग सेम लेवल पे नहीं। डेवलपमेंट का अगर हम हायरार्की देखें तो सबके सब जो है अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है। राइट? कुछ जो है वो हाईली डेवलप्ड है, कुछ उससे कम डेवलप्ड है, कुछ जो है वो मतलब डेवलपिंग फेज में है, कुछ अंडर डेवलप्ड है। तो इस तरीके से एक हायरार्की क्रिएट करता है कि जो डेवलपमेंटल फेज है वो किस तरीके से एक हायरार्कियल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है? तो ये है पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेन तरीका कि वो कंट्रीज और कल्चर्स को एक हायरार्की में क्रिएट करता है, फिर एक पार्ट को सेकंड पार्ट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है पॉलिटिकल इकोनॉमी के मतलब तरीके से। और देखो, साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है कि ये चेक करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली एक जो पर्टिकुलर मतलब एक हायरार्की पे जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है वो किस तरीके से अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है। मतलब एक इकोनॉमी अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी तो कैसे वहां से इंक्रीज होकर वो डेवलपिंग इकोनॉमी में पहुंचेगी, कैसे वो इंक्रीज होकर डेवलप्ड इकोनॉमी में पहुंचेगी। इसी चीजों को हम यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसी ट्रांजिशन को जो हम स्टडी करते हैं ना, इसी यही जो चेंज है, मतलब एक पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से एक से सेकंड पॉलिटिकल सिस्टम में बदल रहा है, इसी चेंज को हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर। और यही इसी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग तरीके की मॉडर्न थ्योरीज को पढ़ना होता है। जैसे कि देखो, आपने एक तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में सुना होगा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, फिर आपने डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में पूछा होगा के बारे में सुना होगा, फिर आपने नियो लिबरल जो अप्रोच है, नियो लिबरल थ्योरी है, इसके बारे में सुना होगा। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे यही मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, और जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का हमसे वो डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई होप आप यहां तक समझ गए कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? अब चलो, जो मेन थ्योरीज हमने डिस्कस की, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। ठीक है? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो देखिए हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को। इस अप्रोच में देखो, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। देखो, इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, वो हाईली एडवांस्ड है, बट जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने ख्यालात वाली। अगर हम सिंपल शब्दों में समझे कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, क्या हम उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कह सकते हैं? तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ये ट्रेडिशनल कंट्रीज हैं, पहली चीज तो जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो ट्रेडिशनल कंट्रीज हैं, इनको अगर आगे जाकर प्रोग्रेस करना है तो उनको सबसे पहले तो कुछ प्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, पहले उन्हें उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, ओनली देन ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आगे जा सकती है। तो जब हम इस प्री कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टॉक। देखो, रॉस्टॉक का स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमीज को आगे बढ़कर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है तो उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है, जैसे कि ट्रेड का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है? ट्रेड का डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर एक ऐसी एलीट क्लास होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्लास के, मतलब उस पर्टिकुलर मतलब कंट्री के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट पे विश्वास करती है, सेविंग पे विश्वास नहीं करती। मतलब कि अगर एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपए है, बट वो 100 रुपए अगर वो अपने घर के अंदर छुपा के रखता है तो वो इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं, बिल्कुल, उसे हम सेविंग कह सकते हैं। बट अगर आपको डेवलपिंग इकोनॉमी से उठ करके डेवलप्ड इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप ये सेविंग का कल्चर आपको कंप्लीटली कम करना होगा, आपको इंक्रीज करना होगा जो इन्वेस्टमेंट का कल्चर है। तो डब्ल्यू रॉस्टॉक का कहना यह है कि एक एलिट क्लास ऐसी होनी चाहिए जो कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करे, ना कि उसको स्क्वेंडर करके उसको छुपा के रखे। ठीक है? और थर्ड चीज, जब भी आप पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसको हमेशा लॉजिकल सेंस में, साइंटिफिक सेंस में होना चाहिए। वो ऐसे ही इररेशनली पैसे आपको डिवाइड नहीं करने हैं।
ये तीन प्री कंडीशंस हैं जो कि रॉस्टॉक कहते हैं कि अगर ये तीनों प्री कंडीशंस फुलफिल होते हैं तब जाकर एक डेवलपिंग इकोनॉमीज डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकती है। ठीक, अब देखो, अब देखो, ये तो हमने समझा डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है। अब देखो, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये भी है कि जो प्रोसेस होता है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू डेवलपिंग इकोनॉमीज आगे बढ़ के डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ जा सकती है, इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, मतलब इसको और ज्यादा हम फास्ट कर सकते हैं। बट ये फास्ट करने के लिए जो वेस्टर्न आइडियाज हैं, वेस्टर्न आइडियाज उसको फॉलो करना होगा। मतलब कि अगर कोई डेवलपिंग इकोनॉमीज यानी कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनको वेस्टर्न आइडियाज को फुलफिल करना होगा, वेस्टर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करना होगा। तो किस तरीके के वेस्टर्न आइडियाज? देखो, आइडियाज लाइक इंडिविजुअलिज्म, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर शेयर्ड वैल्यूज, ये सब कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिन आइडियाज को अगर आप कंप्लीटली फुलफिल करेंगे तो आपका जो डेवलपमेंटल का स्पीड है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। राइट, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप इन सब चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। राइट, और अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उनके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे कि प्रॉब्लम्स लाइक देखो सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी होती है, क्लास इनइक्वालिटी होती है, ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अब जब अब इन वैल्यूज को चेरिश कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जो उनकी खुद की कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बताता है कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच में, और किस तरीके से एक डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में एक ट्रांजिशन का एक रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से वो रिलेशनशिप क्रिएट होता है। आई होप आप ये चीज समझ गए। तो पहले तो हमने समझा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहता है। अब हम आते हैं सेकंड थ्योरी की तरफ जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। देखो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो एक क्रिटिक की तरह है, एक क्रिटिक है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोलता है ना उसके अगेंस्ट में आकर डिपेंडेंसी थ्योरी बोलता है। तो देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी एग्जैक्टली क्या बोलता है, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान लेते हैं कि ये 3 स्टेज ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, 3 स्टेज सोसाइटी के। इसे मान लेते हैं कि ये कोर है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं कि ये सेमी पेरिफेरी है, सेमी पेरिफेरी, एंड ये जो है सबसे बाहर, ये हम मान लेते हैं कि पेरिफेरी कंट्रीज हैं। नाउ सबसे पहले तो समझते हैं कि सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी और कोर क्या होता है। कोर वो इकोनॉमीज है जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, जो ऑलरेडी डेवलपमेंट ले चुकी है। जो पेरिफेरी कंट्रीज, जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग है, मतलब डेवलप हो रही हैं, और जो पेरिफेरी इकोनॉमीज है उसे हम अंडर डेवलप्ड समझ सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। अब देखो, इनका रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है कि जो कोर कंट्रीज हैं वो अपना जो सारा का सारा गुड्स है, मतलब सामान है, वो सेमी पेरिफेरी कंट्री को बेचती है। ठीक है, और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज से वो रिसोर्सेज को अंदर लेती है। देखो, गुड्स बेचती है, गुड्स बाहर बेचती है, बट रिसोर्सेज अंदर लेती है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सिमिलरली कोर और पेरिफेरी के बीच में अगर हम रिलेशन क्रिएट करें तो कोर देखो फिर से गुड्स को बाहर बेचेगा, बट बाहर से जो रिसोर्सेज है वो अंदर ले लेगा। फिर समझो, सेमी पेरिफेरी इकोनॉमीज और पेरिफेरी इकोनॉमीज दोनों के ही अंदर जो जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो रिसोर्सेज सबका सब कोर की तरफ चला जाता है। मतलब जो कोर कंट्रीज है वो सारा का सारा रिसोर्सेज अपनी तरफ ले लेती है, और उस रिसोर्सेज को यूज करके जो भी सामान बन रहा है, जो गुड्स बन रहे हैं, वो सामान कोर कंट्रीज या तो पेरिफेरी कंट्री में देती है और साथ ही साथ सेमी पेरिफेरी कंट्री में प्रोवाइड करती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोर कंट्रीज, पेरिफेरी कंट्रीज एंड सेमी पेरिफेरी कंट्री अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली डिपेंडेंसी थ्योरी है क्या। देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब यह है कि जहां पर जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस वो फ्लो होते हैं फ्रॉम पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी कंट्री टुवर्ड्स द कोर कंट्रीज। मतलब रिसोर्सेस फ्लो हो रहे हैं एक तो पेरिफेरी कंट्री की तरफ से और एक सेमी पेरिफेरी कंट्री की तरफ से, और कहां जा रहे हैं सारे का सारे रिसोर्सेस? कोर कंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं जिनके पास रिसोर्सेस प्रेजेंट थी, बट अब उन्होंने सारे का सारा रिसोर्सेस बेच के खुद को कहीं ना कहीं गरीब बना लिया है, खुद को कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड बना लिया है, खुद को ही वो डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, और सारा का सारा रिसोर्सेज जब वो कोर कंट्री को दे रहे हैं तो जिस कोर कंट्री के पास पहले रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं थे उन लोगों ने उस रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके खुद को डेवलप्ड इकोनॉमी बना लिया है, खुद आगे बढ़ गए हैं। मतलब कि क्या हम ये समझ सकते हैं कि पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी कंट्रीज के एक्सपेंस पे कोर कंट्री खुद डेवलप हो रही है, मतलब इनका रिसोर्सेज यूज करके ये लोग डेवलप हो रहे हैं। राइट, तो डिपेंडेंसी थ्योरी का जो मेन मीनिंग है, फिर जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो पुअर स्टेट्स हैं, ये पुअर कंट्रीज हैं, वो सब कहीं ना कहीं इम्पॉवरिश्ड है, मतलब गरीब है, और जो रिच कंट्रीज हैं वो रीजन है कि क्यों आफ्टर ऑल पेरिफेरी कंट्रीज और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज गरीब है।
तो जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज हैं उनके गरीब होने का रीजन ये नहीं है कि उनके वहां पर सोसाइटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, रादर उनके यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बिकॉज अपना वो सारे का सारा रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं और कोर कंट्री के पास तरफ भेज दे रहे हैं। दैट इज वाई जो पेरिफेरी कंट्रीज और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है वो खुद गरीब है, खुद वो इम्पोवरिश रह जाती है, और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज कहीं ना कहीं खुद को आगे बढ़ाती रहती है। आई होप आप ये चीज समझ गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो एक्चुअली मॉडर्न थ्योरी का एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का एक क्रिटिक है, ठीक है। सो आई होप आप यहां तक ये चीजें समझ चुके हैं। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी ये बोलता है कि जो 1950s 1960s का टाइम था, 1950 1960s का टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम में जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था ना, इस समय में एक इकोनॉमिक लिंक क्रिएट होता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब कोर कंट्री की तरह काम करती हैं, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो पेरिफेरीज एंड सेमी पेरिफेरीज की तरह काम करती है। यानी कि अपना सारा का सारा रिसोर्सेज वेस्टर्न इकोनॉमीज को भेजती रहती हैं और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री खुद को डेवलप करते रहते हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सारा का सारा वेल्थ जो है वो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज, इसका एग्जांपल आप अफ्रीका ले सकते हो, अफ्रीका से लेकर के आप इंडिया ले सकते हो। इंडिया भी पहले रिसोर्स रिच कंट्री हुआ करता था, वहां से सारी की सारी चीजें कोर कंट्री तक पहुंच गई। उसके कारण जो पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है वो खुद बेचारे गरीब रह गए, और जो कोर कंट्रीज थे वो अपने आप को लगातार डेवलप करके चले गए, ठीक है। सो सिंपल शब्दों में अगर आप फिर से एक बार इसको समझो तो पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्री के अंदर जो भी गरीबी है, जो भी अंडर डेवलपमेंट है, वो एक्चुअली एक हिस्टोरिकल बाई प्रोडक्ट है। हिस्टोरिकल बाई प्रोडक्ट है किस चीज का? बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन कोर एंड पेरिफेरी कंट्रीज। मतलब ना ही कोर कंट्रीज जो है पेरिफेरी से सारी की सारी रिसोर्सेस लेती, और ना ही वो पेरिफेरी कंट्रीज जो है खुद गरीब होती। तो सिंपल शब्दों में समझे तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये बोलता है कि जो कोर कंट्रीज हैं वो रिच इसलिए हो पाई बिकॉज वो डिपेंडेंट है पेरिफेरी कंट्री के ऊपर, और पेरिफेरी कंट्रीज जो है वो पुअर इसलिए नहीं हुई कि वहां पे सोशल कंडीशंस खराब थे, वहां पे कल्चरल कंडीशंस खराब थे, रादर इसलिए हुई बिकॉज उन्होंने अपना सारे का सारा रिसोर्सेज जो है वो गलत जगह पे डाइवर्ट कर दिया, वहां पर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यही चीज हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, जहां पर अंडर डेवलपमेंट को हम पेरिफेरी स्टेट्स बोल सकते हैं, और पेरिफेरी स्टेट्स को डेवलप करने का जो काम है, मतलब इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक्चुअली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज होता है, जहां पर जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें समझ आता है कि सारे रिसोर्सेज जो पहले डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास थी वो सब तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिए गए हैं कोर कंट्री की तरफ। अब उनके पास चीजें नहीं है। ये चीजें हम पहले समझ इसलिए नहीं पा रहे थे बिकॉज हम डिफरेंट इकोनॉमीज को कंपेयर नहीं कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज एक्चुअली वर्कड इन द फेवर ऑफ पेरिफेरी कंट्रीज, कि जब उन्हें पता चल रहा है कि हाँ ठीक है हमारी चीजें इधर से उधर जा रही हैं, तो वो लोग इस चीज के ऊपर सही डिसीजंस ले सकते हैं। आई होप आप ये दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ गए। तो अभी तक हमने दो मेन थ्योरी जो है वो दोनों समझ ली। जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो भी समझ लिया, एंड जो सेकंड जो डिपेंडेंसी थ्योरी है हमने वो भी समझ लिया। नाउ जो थर्ड एक और अप्रोच होता है, ऑल्दो वो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट कि थर्ड अप्रोच क्या है। उसे कहते हैं न्यू लिबरल अप्रोच। न्यू लिबरल अप्रोच, ठीक है। ये भी हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का एक पार्ट है। तो इसको भी हम समझ ही लेते हैं कि एग्जैक्टली न्यू लिबरल अप्रोच क्या बोलता है, ताकि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में और ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो देखो, जो बेसिकली न्यू लिबरल अप्रोच है उसका मेन एम ये है कि वो ये बताना चाहता है कि जितने भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जितने भी पुअर इकोनॉमीज हैं, उन सबके पुअर होने का रीजन क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके मेन सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू लिबरल अप्रोच को बताया गया है। न्यू लिबरल अप्रोच ये बोलता है कि कोई भी एक स्टेट जो है अंडर डेवलप्ड इसलिए होती है, इसलिए देखो सबसे पहली चीज तो ये बोलता है कि इसलिए नहीं होती है कि बिकॉज अपना सारा का सारा रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दे रही है, रादर वो इसलिए होती है कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास हैं उसको वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी कि जो न्यू लिबरल अप्रोच है वो डायरेक्टली ये बोलता है कि जो स्टेट लेड डेवलपमेंट होता है, स्टेट लेड डेवलपमेंट, उस स्टेट लेड डेवलपमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है डेवलपिंग इकोनॉमीज या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। आई होप आप ये चीज समझ गए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन ये है कि अगर हम किसी तरीके से स्टेट का जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर वो अगर हम खत्म कर दें, मतलब कि एक बार हम सारा का सारा फिर से हम सारा का सारा जो कंट्रोल है वो मार्केट को प्रोवाइड करते हैं। सो मार्केट को प्रोवाइड करेंगे तो स्टेट और मार्केट के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, और मार्केट को खुद से पावर मिलनी चाहिए कि वो खुद इस चीज को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके, इस चीज को आगे बढ़ा सकते, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं न्यू लिबरल अप्रोच, जो कि ओपन मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करता है, ठीक है। ओपन मार्केट इकोनॉमी के बारे में बात करता है। आई होप आपको याद हो गया होगा एडम स्मिथ का जो लसेज फेयर कंसेप्ट है, लसेज फेयर कंसेप्ट, वो इसी चीज से एक्चुअली डील करता है। तो न्यू लिबरल अप्रोच एक बार फिर से उसी चीज के बारे में बात करता है जिस बारे में एडम स्मिथ लसेज फेयर कंसेप्ट में बात किया करते थे।
यही तीन डिफरेंट इकोनॉमिक अप्रोचेस हैं जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको तीनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, आफ्टर ऑल किस तरीके से इस आंसर को एंड करना है। तो देखो, इस चीज में आप ये बता सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच है वो एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है किसी भी सोसाइटी को उसके इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करने के लिए और किसी पॉलिटिकल सिस्टम को उसके इकोनॉमिक सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज अगर हम किसी सोसाइटी का सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम मतलब देखें और तब उसके बेसिस पर उसको जज करने की कोशिश करें तो वो चीज सही नहीं होगा। अदर हमें पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ में उसका इकोनॉमिक सिस्टम भी देखना होगा और दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, तभी हम ये समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉलिटी अगर आगे बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है, और अगर कोई दूसरी मतलब कंट्री है वो अगर अंडर डेवलप रह जा रही है तो उसका रीजन क्या है। ये दोनों चीजें समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को यूज करें और पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ लिंक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी हमारा पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एज अ मतलब डिसिप्लिन है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 सेज डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। द क्वेश्चन सेज कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इफेक्टिवनेस क्या है, एग्जैक्टली किस तरीके से वो इतना इफेक्टिव है, इस चीज को समझने की हमें कोशिश करनी है। इस चीज को इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड मतलब वो करना है, डिस्कस करना है। वंस अगेन सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है और इंट्रोडक्शन के अंदर आपको अपना जो बिगर पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन का वो लेकर आना है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो एक बार फिर से आप सिमिलर टाइप की इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे जैसा हमने पहले किया था, जहां पर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बताएंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, एक दूसरे की गलतियों से समझने की कोशिश करता है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ कंसेप्ट है, और जब हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तब से ही हमारे यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर आप एरिस्टोटल का कंसेप्ट लेंगे, एरिस्टोटल का एग्जांपल लेंगे, तो आपको ये चीज याद आएगा कि देखो एरिस्टोटल ने क्या बोला था। एरिस्टोटल ने बोला कि जो पॉलिटी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? आपको याद होगा एरिस्टोटल बोलते हैं कि पॉलिटी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट ये चीज एरिस्टोटल ने एग्जैक्टली बोली कैसे? एरिस्टोटल ने ये चीज बोलने से पहले 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रॉपर्ली रीड किया, उसको समझा और हर एक चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज किया एंड उसको कंपेयर करने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद जाकर एक फाइनल जनरलाइजेशन की थ्योरी दी कि पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस शोज कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसकी स्टार्टिंग एरिस्टोटल के टाइम से ही हो गई थी, जब एरिस्टोटल ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके देन एक सिंगल थ्योरी को देने की कोशिश की थी, राइट? देखो, अगर आप मॉडर्न टाइम्स की बात भी करेंगे तो मॉडर्न टाइम्स में आप पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की टाइम ले सकते हैं, जहां पर जब पोस्ट बिहेवियरिज्म थ्योरी आता है तो उसके अंदर भी काइंड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहां पर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो मॉडर्न फॉर्म है वो सामने आता है, जहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई और ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को हम समझने लगे कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। इन सब चीजों को समझने में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आई होप आप सबसे पहले तो ये चीज समझ गए कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। अब देखो, अब हम आते हैं मेन बॉडी की तरफ कि एग्जैक्टली बॉडी को किस तरीके से मूव करना है। तो आप यहां पर यह बता सकते हो कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका मेन काम क्या है? अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करना, पॉलिटिकल सिस्टम्स को एक साथ लेकर आना। और देखो, अलग अलग जो रीजनल सिस्टम्स होते हैं, जो नेशनल सिस्टम्स होते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, इन सबको आपस में कंपेयर करता है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, और उसके बाद समझने की कोशिश करता है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है तो पॉलिटिकल प्रोसेस आफ्टर ऑल क्यों हो रहा है, तो ये वाई समझने की कोशिश करता है। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है कि हाउ समझने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या क्या बेटर कर सकते हैं तो व्हाट समझने की कोशिश करता है। मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है किसी भी पॉलिटिकल साइंस के अप्रोच को, उसके सिस्टम को पूरी तरीके से हॉलिस्टिकली तरीके से समझने की कोशिश करता है। इन्हीं अलग अलग चीजों को समझने के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए हैं, अलग टाइप के मॉडल्स। जैसे कि अगर हमें एग्जांपल लेना हो तो आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच का, फिर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो हमने अभी भी डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, राइट। और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जैसा हमने पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की, उस टाइम में जब इंपैक्ट ऑफ बिहेवियरिज्म और ज्यादा इमर्ज हुआ और जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, तो इसने कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को भी और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प की, राइट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का जो रिवाइवल है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को जाता है।
तो सबसे पहले तो मैंने आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दी। अब देखो, हमारा जो मेन क्वेश्चन है इट इज अबाउट इफेक्टिवनेस, है ना। इफेक्टिवनेस पूछ रहा है कि एग्जैक्टली जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर इफेक्टिवनेस क्या है, क्या फायदे हैं। तो क्या सबसे पहले मैं ये चीज बोल सकता हूं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इसको डीपनिंग करने में, अच्छे तरीके से समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, राइट। देखो, हमें पॉलिटिकल साइंस की जो हमारा जो होराइजन को इंक्रीज किया है वो भी काइंड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने किया है। अलग अलग चीजों को आपस में कंपेयर करके, एक दूसरे की गलतियों से सीख करके, एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ कंपेयर करके, इस तरीके से हमने अपने पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन को भी काफी स्ट्रांग बनाया है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि एरिस्टोटल ने जो पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल गवर्नमेंट बोला था, उसका रीजन ये था बिकॉज उन्होंने पहले 158 डिफरेंट गवर्नमेंट्स को आपस में कंपेयर किया, आपस में एक दूसरे के साथ लेकर आए, 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, राइट। ओनली देन ही टोल्ड कि पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने अचानक से नहीं बोला ये चीज, रादर उसको प्रॉपरली कंपेयर करने के बाद बोला। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमारे पॉलिटिकल साइंस को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता है, राइट। अब देखो, ये तो हम समझ गए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब मेथड में। यहां तक कि जो अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उन पर्सपेक्टिव्स को भी आपस में समझ करके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ कमियां हैं, उस कमियों को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारा पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमारा एलीट स्ट्रक्चर, सोशल मूवमेंट, हर चीज को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ये और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ी इफेक्टिवनेस तो ये है कि वो किसी भी चीज को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को कंपैरिजन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट। अब देखो, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं तो हमें एक सिस्टमैटिक व्यू प्रोवाइड करता है हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए, फॉर एग्जांपल, सिस्टमैटिक व्यू का मतलब है कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में बेनिफिट्स पता है, राइट, और मैं लगातार उसको करते जा रहा हूं विदाउट नोइंग द हार्म्स, या फिर उसके मुझे ड्रॉबैक्स नहीं पता है लेकिन मैं उसको करते जा रहा हूं, तो वो चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट्स, तो साथ ही साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उस चीज के लिमिटेशंस क्या क्या है, राइट। तो डेविड ईस्टन को आप जानते हैं, डेविड ईस्टन ने अलग अलग तरीके की जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की उसको आगे बढ़ाने में हेल्प किया था। उसने ऐसे लिमिटेशंस बताए कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो ट्रेडिशनल मॉडल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उतना अच्छा नहीं है। फिर आगे जाकर उसको बेटर बनाने के लिए इनपुट आउटपुट सिस्टमैटिक व्यू प्रोवाइड किया, राइट। तो इन सब तरीकों से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके एक सिस्टमैटिक व्यू प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आफ्टर ऑल किस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम को हम और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एनालिसिस को समझने में हेल्प करता है, राइट। आई होप आप ये चीज समझ गए। थर्ड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं, जैसा हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में पहले देखा था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको अगर डेवलप होना है तो किस तरीके की कमियां उनके अंदर हैं। देखो, जैसे हमने देखा न्यू लिबरल अप्रोच में, हमने देखा कि मार्केट को फ्री हैंड देना चाहिए, राइट। और उससे पहले जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी है उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो आउटफ्लो हो जाते हैं, राइट। तो इन सब चीजों से हमें एक चीज जो समझ आती है वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किस किस डिफरेंट टाइप के एक्शंस को करने की जरूरत है। वो सब अलग अलग एक्शंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अलग अलग मेथड के थ्रू आपको मिल जाएंगे, राइट। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म में एडम स्मिथ कुछ और बोलते हैं, बट मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कुछ और बोलता है, न्यू मार्क्सिज्म कुछ और बोलता है, राइट। पब्लिक चॉइस थ्योरी कुछ और बोलती है। ये सब चीजें एक्चुअली शो करता है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको पढ़ने के कारण हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा मिलती है कि डेवलपिंग कंट्री के डेवलप होने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली किस किस जगहों पर किस तरीके की हम काम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि वहां पर जनरलाइजेशन का एक कंसेप्ट मिलता है। जनरलाइजेशन का कंसेप्ट का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है तो पहले आप उस पॉलिटिकल सिस्टम के फिनोमिना को समझते हैं। वंस द फिनोमिना इज डन, वंस द फिनोमिना इज अंडरस्टूड, उसके बाद ही आप कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि थ्योरी किस तरीके से काम करती है, क्या नहीं करती है। बट जब तक आप उस पर्टिकुलर थ्योरी को पहले समझेंगे नहीं, एंड दैट पर्टिकुलर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू कंपैरिजन मतलब का जो मेथड है वो, राइट। बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम, देखो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोई मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको हम ऑन फिंगर्स काउंट कर सकते हैं। अदर उन सब चीजों को करने के लिए आपको एक वैल्यू बेस्ड,
आपको नॉर्म्स बेस्ड चीजें चाहिए, वो सब चीजें हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में प्रोवाइड करती है। सो जनरलाइजेशन करने में, थ्योरी बिल्डिंग करने में, इन सब चीजों में भी हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के जो इफेक्टिवनेस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, वो सब चीजें बता सकते हैं। उस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो जब से हमारे पॉलिटिकल साइंस में आए हैं तब से पॉलिटिकल साइंस की जो ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हुई है, जो पॉलिटिकल साइंस की जो ओवरऑल स्फीयर था वो चीज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। अब देखो, जो आपसे मतलब इफेक्टिवनेस पूछा है, तो मैं आपको साथ में कुछ ड्रॉबैक्स भी बताता हूं। ड्रॉबैक्स क्या है, आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है यहां पर, राइट। बिकॉज जब भी आप एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं किसी चीज का, जैसे इसमें इफेक्टिवनेस पूछा हुआ है तो साथ में आपको ड्रॉबैक्स भी रेडी करने हैं, ताकि इफ आस्क्ड तो आप ड्रॉबैक्स को भी प्रॉपर्ली लिख सके। अब देखो, ड्रॉबैक में क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पहले तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, एक मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके अंदर वैल्यूज, नॉर्म्स, आइडियाज, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता था, और जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें साइंटिफिक वैल्यूज, डेटा, वैल्यू न्यूट्रल वैल्यूज, राइट, इन सब चीजों के ऊपर काफी फोकस होता है। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अभी तक हम एक बैलेंस्ड अप्रोच चूज नहीं कर पाए। अभी तक हम पॉलिटिकल साइंस को एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की तरह नहीं देख पाए हैं। अभी तक बहुत सारे जो देखो पोस्ट बिहेवियरिज्म के अंदर यही चीज कंसेप्ट ट्राई किया गया है कि जो ये वैल्यूज और साइंटिफिक डेटा हैं दोनों को साथ में लेकर काम किया जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम पॉलिटिकल सिस्टम को सिर्फ वैल्यूज विदाउट साइंटिफिक डेटा इस तरीके से भी देख नहीं सकते, बट ओनली विद साइंटिफिक डेटा विदाउट वैल्यूज ये भी नहीं देख नहीं सकते, राइट। दोनों की ही अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है और दोनों को आगे बढ़ाने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फायदा होगा, राइट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि कंपैरिजन पॉलिटिक्स जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो अभी भी या तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करता है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, या तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक डेटा के बारे में बात करता है जो कि मॉडर्न पॉलिटिक्स है, राइट। इसलिए जो अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आगे बढ़ने में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये ड्रॉबैक आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने आपको यहां पर समझाया कि जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो एक सॉल्यूशन की तरह मतलब डेवलप हो रहा है, जहां पर वो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो वैल्यूज प्लस साइंटिफिक डेटा दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा है, राइट। देखो अगर आप अलग अलग चीजें समझे तो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो कि डिक्लाइन हो रहे हैं, ये सब चीजें एक्चुअली शो करता है कि हमने यहाँ पर वैल्यूज प्लस साइंटिफिक डेटा दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन किया है, दोनों को साथ में यूज किया है, एंड ओनली देन हमारा जो थ्योरी बिल्डिंग हो रही है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते थे कि आफ्टर ऑल किस तरीके से इफेक्टिवनेस तो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, बट उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी अभी भी प्रेजेंट है। फाइनली आंसर को एंड कैसे करना है, कंक्लूड कैसे करना है, तो देखो आंसर को एंड करने के लिए आप ये बता सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसने हमें हमारी काफी हेल्प की है, हमारे एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स को सेकंड सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करने में, कंपेयर करने में, एक की गलती को दूसरे की गलतियों के साथ मर्ज ना करने में, राइट, इसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में, इन सब चीजों में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारा काफी ज्यादा हेल्प आउट करता है। और अभी भी पॉलिटिकल साइंस के जो वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर एरियाज के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आता है, जहां पर हम पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, इस डिसिप्लिन को समझने के लिए, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अभी भी हम कंपैरिजन का यूज करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूज करते हैं। दिस शोज इट्स इफेक्टिवनेस, दिस शोज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते थे। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। दोनों ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।